India has long been fighting on two fronts for a long period of time. However, a new front has recently opened up by new terror organizations on the border of Nepal. With an open border policy, this means that it has been a lot easier for terrorists to use Nepal as a launching pad into India. For a long time, Nepal has been helpful to India in sharing intelligence and stopping these activities. However, increasingly, China seems to have put pressure on Nepal to halt its intelligence sharing. India were talks to Nihar R. Nayak of IDSA to give us more information on this growing concern. हाय सर, नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया वेयर को इंटरव्यू देने के लिए। सर, आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम नेपाल में जो अभी एक नई पार्टी आई है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके लीडर मिस्टर केपी ओली जी हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी इनकी कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद हमें लग रहा है कि भारत से कहीं ना कहीं नेपाल कटता जा रहा है और चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे ओवरऑल में नेपाल से पहले एक बार आपको ओवरऑल इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री का रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा कि इंडिया का नेबरिंग कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट गवर्नमेंट ने सेटअप हुए हैं। आप देखेंगे एक टाइम पे पाकिस्तान जो है इंडिया का एक सबसे राइवल कंट्री रहा है, उसमें बहुत सारे टाइम पे डेमोक्रेसी आया है, उसके साथ डिक्टेटर्स भी आए हैं, आर्मी चीफ भी रूल किए हैं। फिर देखे मालदीव में भी ऐसे पहले जो डेमोक्रेटिक पार्टी से पहले 2008 से पहले तो उधर भी डिक्टेटरशिप था। तो इसलिए आप मिक्स्ड आप देखेंगे। और नेपाल उससे पहले मोनार्किकल सिस्टम था, भूटान में भी मोनार्की था 2008 तक। तो श्रीलंका में भी इस टाइप का सिचुएशन था, इस टाइप की डिक्टेटरशिप टाइप का टेंडेंसी था उधर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर किसी कंट्री के साथ काम किया है और इंडिया जो है काफ़ी लंबा टाइम तक चाइना के साथ रिलेशनशिप रखा है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो इसी हिसाब से आप नेपाल में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई है या लेफ्ट पार्टी आई है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। और ये तो बिल्कुल तो ठीक नहीं है कि बोलना कि जो कम्युनिस्ट पार्टी आया है, जो गवर्नमेंट आया है, वो प्रो चाइना है। आप देखेंगे जब जो ओली जी जब पावर में आए हैं तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलेशनशिप नेपाल के रिलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओली जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया विजिट किए हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 बार विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी और तीसरा विजिट उनका नवंबर में होने वाला है। तो उससे पता चलता है जब हाई लेवल विजिट्स हो रहे हैं फ्रिक्वेंटली, से पता चलता है कि रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। उसके बावजूद जो विजिट के टाइम पे दोनों कंट्री में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में या जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर काफ़ी काम किए हैं। अभी जनकपुर के साथ जो रेलवे लाइन्स इंडिया के साथ नेपाल के साथ है, वो भी शुरू होने वाला है, दिसंबर में होने वाला है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इम्प्रूव हुआ है, विराटनगर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इम्प्रूव हुआ है, उसमें रेलवे लाइन भी कनेक्शन भी हुआ है। नेपाल को सेकेंड एज ए सी पोर्ट विशाखापट्टनम में ट्रांजिट ट्रेड के लिए मिला हुआ है, उसमें रेलवे कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुआ है। तो ये सब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बिम्स्टेक मीटिंग जो हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे। तो ये सब इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसे नहीं कि जो नया गवर्नमेंट है सिर्फ इंडिया की तरफ, इंडिया के अगेंस्ट में है और चाइना के साथ है, ये थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक असेसमेंट नहीं है। सर, अभी हमने जो रिसेंट जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनमें खुर्शीद आलम अंसारी, जो कि इंडियन मुहाजिद्दीन का एक वो था, आदमी था, ठीक है सर, वो अभी उसको नेपाल में देखा गया था और उसके बहुत सारे बहुत सालों से उन्होंने एनसीपी जो पार्टी है उसमें भी एक क्या कहते हैं, उन्होंने एक मेंबरशिप उससे ऑफर किया था। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? देखिए, एक तो हम लोगों का नेपाल इंडिया का हमेशा इम्पोर्टेंट कंट्री, नेबरिंग कंट्री रहा हुआ है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि नेपाल के साथ हम लोगों का एक तो उस तरफ चाइना का बॉर्डर है नेपाल के साथ, और उसके साथ हम लोगों का ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर की वजह से कहीं भी कोई भी नेशनल, किसी भी कंट्री का नेशनल जो है वो इंडिया की तरफ किसी भी टाइम पे आ सकता है। मान लीजिए बहुत सारे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान को गए थे जिसमें इंसर्जेंसी टाइम पे, तो वो लोग काठमांडू आते हैं, काठमांडू में अपना पासपोर्ट फेंक लेते हैं और ये इधर आ जाते हैं, इंडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसी टाइप के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो ओपन बॉर्डर
हम लोगों के लिए बहुत सारे लाइबिलिटीज़ भी हैं, जिसमें फेक करेंसी आती हैं, ड्रग्स आते हैं, पाकिस्तानीज के सप्लायर जो टेररिस्ट हैं, जैसे 2008 मुंबई जो अटैक हुआ था उसमें आए थे। तो ये तो इंडिया का कंसर्न रहा है। तो इसीलिए जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करता है नेपाल में, तो इंडिया के लिए वो हमेशा हेडेक रहता है, कंसर्न रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जितना कंटिन्यू करेगा तो उसमें एंटी इंडिया एलिमेंट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स उसका एडवांटेज ले लेते हैं हमेशा। तो इंडिया इसीलिए ये कोशिश रहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे और जिसमें कि गवर्नेंस सिस्टम रहे, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम अच्छा रहे, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1996 से, जैसे कि माओ इंसर्जेंसी चला तो वो 2006 तक चला। 2006 से 2008 तक जो उनका जो 10-12 साल जो रहा ट्रांजिशन फेज, उसमें गवर्नेंस ठीक से नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं था, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था। उसमें 10 साल में कम से कम 5 प्राइम मिनिस्टर से चेंजेस हुए थे। तो उसी को लेके ये लोग जो पाकिस्तान फंडिंग जो फंडेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका एडवांटेज लिए थे, और जो पुअर लॉ एंड गवर्नेंस सिस्टम जो नेपाल में है उसको फ़ायदा उठाए हैं। जैसे तराई रीजन में वो लोग जाते हैं, मतलब इंडिया में कोई इंसिडेंट करवा लेते हैं और नेपाल में जाके शेल्टर ले लेते हैं, और नेपाल में जाके वो लोग क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट, सिटीजनशिप आइडेंटिटी कार्ड और बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसमें से स्मूथली ऑपरेट करते हैं। नॉट ओनली जो इंसिडेंट हुआ है जो आईएम का एजेंट का बात कर रहे हैं, वो पोखरा में भी उनका ऑपरेशन काफ़ी स्ट्रांग है, नेपालगंज में उनका ऑपरेशन स्ट्रांग है, और विराटनगर के तरफ वो लोग भी काफ़ी अपना यूज कर रहे हैं। तो ये तो इंडिया का कंसर्न रहा हुआ है, और इंडिया नेपाल का बीच में जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफ़ी स्ट्रांग है। और ये तो एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सारे इस चीज़ को इंडिया ने न्यूट्रलाइज किया है पहले से। जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन ने इससे पहले कि जैसे मोहम्मद का भी काफ़ी टेररिस्ट को भी अरेस्ट किया गया है। तो ये मेजर कंसर्न रहा है, लेकिन इंडिया नेपाल सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्ट्रांग है, उससे काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है, काफ़ी चेक इन्फिल्ट्रेशन चेक भी हुआ है। सर, जैसा भी आपने बताया कि 2008 में जो हमला हुआ था उसको करवाने के लिए नेपाल के थ्रू भी बहुत सारे लोग आए थे, है ना। तो अभी जब नेपाल में बहुत सारे आतंकियों को पकड़ा भी गया है, जिनमें से अगर हम देखें कि अब्दुल सुभान जो कुरैशी था उसको वहाँ पे देखा गया, और उसके बाद जो अदर नेम जैसे कि नज़ीर अहमद हुआ और हिजबुल मुजाहिदीन हुआ। तो सर, इंडिया जो अभी इनके आपस में नेपाल और भारत का जो ट्रेड बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना सर, व्यापार बढ़ता जा रहा है, तो इसी के हिसाब से टेररिस्ट का भी जो मतलब आना जाना है वो बढ़ रहा है। इसके बारे में क्या कंसर्न हो सकता है? नहीं, टेररिस्ट तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ओपन बॉर्डर का फायदा वो लोग काफ़ी 10 साल से उठा रहे हैं उसका। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और नेपाल के जो सिक्योरिटी एजेंसीज के उसके साथ कॉन्स्टेंटली टच में है। हम लोगों का होम सेक्रेटरी लेवल का मीटिंग, एनुअल मीटिंग्स हैं। उसके अलावा हम लोगों का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल मीटिंग भी होते हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी लेवल पे मीटिंग होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, हर 3-4 महीने में होते रहते हैं। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। लेकिन इंडिया हमेशा कोशिश यही होना चाहिए कि जितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिडली नेपाल में होगा, वहाँ की स्टेबिलिटी रहेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ताकि लोग इधर उधर ना भटकें और एक्सटर्नल फोर्सेस उसको एक्सप्लॉइट ना करें। ये हमेशा इंडिया का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए, और उसमें इंडिया को ज़्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील होगा। सर, ये बहुत अच्छे से पता है कि जो झंडा नगर बॉर्डर है टाउन में नेपाल में, जैसे उसमें दोबारा क्या बताइए? ये सर जो झंडा नगर बॉर्डर, झंडा नगर वो किस तरह बोल रहे हैं आप? सर ये जहाँ पर मद्रास लोग बढ़ रहे हैं ना। अच्छा, मदरसा। हाँ, मदरसा जो मदरसा है ना सर। तो जो मदरसा जामिया सिराज उल उम अल साफिया, ये धीरे धीरे अपना जो नेटवर्क है ना वो नेपाल के साउदर्न और ये जो बॉर्डर टाउन्स है इनमें फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इनको सऊदी अरबिया से फंडिंग मिलती है जी। तो इसके बारे में लाइक नेपाल जो इन पे क्या रिएक्शन कर सकता है? देखिए, नेपाल से बहुत सारे जो लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट, उधर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, 10 साल का माओइस्ट इंसर्जेंसी था, उसके बाद फिर पॉलिटिकल ट्रांजिशन इतना 10 साल तक रहा, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पड़ गया, तो यूथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो वो लोग क्या है माइग्रेट किए गल्फ कंट्रीज को, नहीं तो मलेशिया कुछ नौकरी के लिए गए थे। तो जब गल्फ कंट्री में जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं वो लोग काम करने के लिए, उनको क्या किया है ना, वो बहुत सारे हिंदू लोग थे, उनको कन्वर्ट किया गया है सऊदी अरेबिया में उनको, ताकि उनका रिलीजन का प्रेजेंस नेपाल में ज़्यादा बढ़े। और सऊदी अरेबिया 2 कंट्री में उनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा, एक तो मालदीव्स में और नेपाल में, वहाँ भी जिम स्प्रेड करते हैं, और बहुत सारे मदरसा सेटअप करने के लिए फंडिंग दिए हैं।
आप देखेंगे ऑफिशियली अभी तो 200 से नीचे रजिस्टर्ड मदरसाज नेपाल में काम कर रहे हैं, लेकिन रियल आंकड़ा जो है वो 4000 है। अभी जो प्रोविंस नंबर 2 जो है, प्रोविंस नंबर 2 का चीफ मिनिस्टर जो है एक नया लॉ ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं कि मदरसा को इंटरनेशनल फंडिंग के लिए ओपन करेंगे। ये बहुत सीरियस इशू है, इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है और गवर्नमेंट के नोटिस में नहीं है कि कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे फंड्स आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो उसमें क्या होना, फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा नेपाल में, टेररिज्म उसका एडवांटेज लेंगे और वो क्या करेंगे, जैसे पहले से कर चुके हैं, इंडिया में इंसिडेंट करेंगे और नेपाल में लेके शेल्टर करेंगे, क्योंकि नेपाल में उनको ऑपरेट करने के लिए ईजी होता है, क्योंकि उधर सिस्टम जो है इतना टाइट नहीं है। तो इंडिया इसके ऊपर सीरियसली बात करना चाहिए, जो मदरसा को इंटरनेशनल फंडिंग जो आ रही है, जो बिल ला रहे प्रोविंस नंबर 2 में, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। जी सर, जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना धीरे धीरे नेपाल के अंदर स्टैब्लिश हो रहा है, वो धीरे धीरे से अपने पैर नेपाल के अंदर बढ़ा रहा है, और ये हमें सबको पता है कि सब धीरे धीरे मिडिल ईस्ट और साउदर्न एशिया है उसमें टेररिस्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि चाइना नेपाल के अंदर एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, कि हम पाकिस्तान से तो नजर हटाए बैठे हैं पर कहीं ना कहीं एक दूसरा पाकिस्तान नेपाल में पनप रहा है? देखिए, चाइना का जो पॉलिसी जो है डुअल पॉलिसी है। एक तो खुद उसको मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म में वो लोग फुल फंसा हुआ है सिंजियांग प्रोविंस में, उसका प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने तरीके से उसको उन लोगों को कोई रिलीजन फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, मॉस्क सब तोड़ रहे हैं, जानबूझ के उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं चाइना में। एट द सेम टाइम ये वो क्या कर रहे हैं चाइना की, जो मसूद आधार है, जो इंडिया उनको काफ़ी दिन से बोल रहा है कि उसको टेररिस्ट को बैन किया जाए, यूएन से उनको बैन किया जाए, लेकिन चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये डुअल पॉलिसी चाइना जो है उसमें प्रॉब्लम तो आ रही है, लेकिन चाइना जो है अभी तक नेपाल में वो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं किया करने का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी कंटिन्यू रहा है, चाइना का नॉन कोऑपरेशन पॉलिसी कंटिन्यू रहा, तो आगे चल के डेफिनेटली जो रेडिकल ग्रुप्स जो है, इस्लामिस्ट ग्रुप जो है, उसका फायदा उठाएंगे। जी सर, जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाली क्या होता है ना कि कभी कभी जो इंडिया को जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, तो उसको शेयर करने में थोड़ा बचते हैं, उससे वो सोचते हैं कि उनकी प्राइवेसी को खतरा होता है। तो इस टाइम से मतलब कि इसमें किस तरह से जो अनदर स्केल पे आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, और कहते हैं ना कि इस तरह से कैसे इंडिया नेपाल की मदद कर सकता है इस चीज़ में? देखिए, नेपाल को ये चीज़ को रियलाइज करना चाहिए। देखिए, जब 9/11 नहीं हुआ था तो उससे पहले इंडिया ने बार बार अमेरिका को ये बताता रहा था कि देखिए टेररिज्म जो है पाकिस्तान से आ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में या इंडिया का मेन लैंड में लोग काफ़ी आतंक फैला रहे हैं। तो अमेरिका इसको बिलीव नहीं करता था, बोल रहा था कि ये इंडिया का कोई कॉन्स्पिरेसी होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में। लेकिन जब 9/11 में उसके साथ हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना इंसिडेंट हुआ, इतने लोग मारे उसमें, तो तब जाकर अमेरिका को पता चला कि हाँ, ये तो टेररिज्म जो है पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो सिमिलरली अभी तक जो है नेपाल में जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप जो है कोई इंसिडेंट नहीं करवा रहे हैं। ऑकेजनली कोई कम्युनल वायलेंस हुआ, रिसेंटली कम्युनल वायलेंस हुआ, इस टाइप का हुआ है, लेकिन आगे चल के ये जो किस्सा जो है बढ़ सकता है, क्योंकि नेपाल में मुस्लिम पॉपुलेशन है 4 to 5% है, और ये लोग पर्टिकुलर एरिया में हैं और उनको दे फील मार्जिनलाइज, उनको बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ठीक से राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको रिलीजन फ्रीडम नहीं है, बहुत सारे कंप्लेंट्स उनका है। तो इस चीज़ को लेके आगे चल के इसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। नेपाल इसको नेग्लेक्ट करते जाएगा तो ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो ये चीज़ को इंडिया के इसको रियलाइज करना चाहिए कि देखिए, आप जैसे एक पॉलिसी होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली, तब जाके इस इशू के ऊपर सही कंट्रोल रह पाएगा आगे चल के। जी सर, सब इंडिया जो इंस्टॉलेशन कर रहा है जैसे कि अटैक्स के ऊपर, जैसे अभी इंडियन एम्बेसी में आप देखें विराटनगर में, विराटनगर जिसे बोलते हैं, उसमें 900 MW का जो पावर प्रोजेक्ट चलाया गया था शंकुवासवा में, है ना सर? शंकुवासवा, हाँ शंकुवासवा। तो इसके ऊपर लाइक इस तरह की किस तरह से जो इंडिया है वो नेपाल को प्रोटेक्ट कर सकता है? देखिए, हम लोगों को नेपाल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी इशू है, वो तो डिपेंड करता है नेपाल कितना हेल्प लेना चाहता है इंडिया से। इंडिया विल बी ऑलवेज रेडी कि हम लोग उसको हेल्प करेंगे, जिस टाइप का क्राइसिस होगा, चाहे इकोनॉमिक सपोर्ट हो, सिक्योरिटी सपोर्ट हो, जो करने के तैयार है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव जो है नेपाल की तरफ से आना चाहिए। जब नेपाल किस टाइम पे फील करता है कि इनसिक्योर फील करता है, तो इंडिया हर टाइम पे उसको मदद करने के लिए तैयार है। जिस टाइप का डिजास्टर हुआ है 2015 में, जो इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, तो इंडिया ने 4 घंटे के अंदर वहाँ अपना हेल्प भेजा था, जब सबसे इमीडिएट कंट्री था।
तो जैसे टाइप का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो इंडिया इज ऑलवेज रेडी, लेकिन वहाँ से नेपाल की तरफ से जिस टाइप का कोऑपरेशन होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स जो है नेपाल में, इंडिया सपोर्टेड प्रोजेक्ट जो है प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कि लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम है, लोगों का लोकल लोगों का प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम्स होते हैं, एनवायरमेंटल रिलेटेड क्लियरेंस नहीं मिलते हैं ठीक टाइम से, तो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो इंडिया ये सब कोऑपरेशन नेपाल से नहीं मिलेगा तो इंडिया का प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाएगा। सिमिलरली सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी इंडिया रेडी टू इम्प्रूव, वो नेपाल आर्मी का कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तैयार है, नेपाल का इंटेलिजेंस को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तैयार है, नेपाल आर्म पुलिस हो गया, सिविलियन पुलिस हो गया, उनके साथ ट्रेनिंग, जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ये सब इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए तैयार है। लेकिन ये सब चीज़ जो है ये सेंसिटिव इशू है, तो नेपाल की तरफ इनिशिएटिव आना चाहिए। ऐसे नहीं कि इंडिया इसको ऊपर, ऐसे नहीं सोचा नहीं होना चाहिए कि इंडिया इम्पोज करना चाहिए इसको ऊपर, तो इस टाइप का माहौल नहीं होना चाहिए। ये शुड बी, ये रिक्वेस्ट मतलब नहीं कि वैसे कि इंटरेस्ट जो है नेपाल की तरफ से आना चाहिए, इंडिया की तरफ से नहीं। इंडिया इज ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट ऑन दिस इशू। जी सर, जब हम भारत को देखें तो भारत कई बार जो चाइना से जो प्रेशर आता है, कभी तिब्बत से आतंकवादी आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान से आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों में घिरा रहता है। तो क्या भारत के पास कोई ऐसा तरीका है जो ये चाइना के ऊपर किसी और तरीके से प्रेशर बना सके? देखिए, ऐसे तो प्रेशर का नहीं, ये जो इशू जो है सेंसिटिव इशू है, और दोनों कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और आगे चल के दोनों के लिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दोनों का हित में नहीं रहेगा, दोनों का कंट्री को इक्वली नुकसान होगा उसमें। तो इससे अच्छा है कि ये जो कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी मैटर्स हैं, दोनों को डायलॉग थ्रू में ही रिजॉल्व करना चाहिए। जो बड़ा डिस्प्यूट, जैसे कि बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे है या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे है, तो स्पेशल एनवाई लेवल पे है, जो मीटिंग्स हो रहे हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, उसको प्रॉपरली रेगुलरली उसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, और डायलॉग थ्रू में ही इसको समाधान होना चाहिए। इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं। प्रेशर डालने से कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि चाइना काफ़ी बड़ा कंट्री है, इकोनॉमिकली, मिलिटरली इंडिया से वो काफ़ी पावरफुल है, तो प्रेशर डालने से उसका समाधान नहीं होगा। रादर डायलॉग इज द ओनली वे, इसको समाधान निकल के आएगा। जी सर, हम लोग जो कर रहे हैं अभी, बहुत सारे हम लोगों ने नेपाल के ऊपर स्टोरी किया, सक्सेसफुल नेपालीज इन इंडिया, ये सारी स्टोरीज भी हम लोगों ने किया। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके सक्सेसफुल हुए, बट सर कहीं ना कहीं अभी अगर हम लोग देखें तो नेपालीज के मन में वो प्रेम भाव नहीं होता भारत के लिए। तो हम ऐसा इंडिया मतलब कैसा प्रोपोगंडा चला सकता है कि नेपालीज के जो हार्ट है उसे दोबारा से जीता जा सके? देखिए, इस सवाल को मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। आप किसी भी आदमी को एक रसगुल्ला देंगे पहले, और उसके बाद 2 स्टिक में 2 मारेंगे, तो आदमी को कौन सा चीज याद रहेगा? रसगुल्ला जल्दी भूल जाएगा, और जो पिटाई होगा वो उसको याद रहेगा। इसी टाइप का है, हम लोग बहुत सारे कोऑपरेशन है, बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारे एनुअल एड असिस्टेंस हम देते हैं नेपाल लोगों को। उसके साथ साथ हम लोग उसके साथ छेड़खानी भी करते हैं, मतलब उसको 100 रुपया देते हैं तो उसको 100 बार उनको रिमाइंड करते हैं कि भाई हम 100 रुपया आपको दिए हैं। तो ये चीज़ इंडिया जो है अपना बड़ापन दिखाना चाहिए। छोटा कंट्री है, उसका बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ऐसे नहीं कि हम बहुत सारे किए हैं इसको बार बार रिमाइंड करना नहीं चाहिए। आप नहीं करना, नेपाल जब आपसे एड नहीं लेना चाहता है या पैसा नहीं लेना चाहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वो अपना मर्जी है। तो वो दोनों, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट, ट्रीट नेपाल एज ए सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री, जो ये कहीं ना कहीं हम लोग ये मिसिंग हुआ है। तो ये जब तक ठीक हो जाएगा तो दोनों का रिलेशनशिप में जो नेगेटिव फीलिंग जो है नेपाल में इंडिया की तरफ, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। थैंक यू सर।